गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि से पहले संधि में ही मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई। स्वर से स्वर का मिलने पर, परिवर्तन होने पर जो नवीन शब्द बनता है वो स्वर संधि है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मिलने पर जो नवीन शब्द बने यानी कि मेल हो वर्णों का वो व्यंजन संधि है। अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का साइन ये होता है ना। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं मैं पुनः बताती हूँ। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग, ये विसर्ग का साइन है। ये देखो, पास से देखो, बिल्कुल ये विसर्ग का साइन है ये, ठीक है। तो परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो चाहे व्यंजन हो से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में अगर स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो स्वर संधि। और परस्पर मिलने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, मैंने आपको व्यंजन बताया था, जो स्वर रहित होता है, जिसके नीचे अलग लगता है। और अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को संधि यानी मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके कई नियम है, मैंने आपको व्यंजन संधि बताया। अब इसका जैसे कोई उदाहरण पूछे, सिंपल उदाहरण जो मैं उदाहरण बता रही हूँ यहाँ पर, उसमें से कोई भी उदाहरण आप विसर्ग संधि में लिख सकते हैं। जैसे अब इसका नियम पहला पढ़ते हैं हम। विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले कोई स्वर तथा स्वर नी इसमें क्या स्वर है? ई स्वर है, क्योंकि इसके नीचे ये चीज नहीं लग रही, इसमें स्वर मिला हुआ है, ये सिर्फ व्यंजन नहीं है। तो विसर्ग से पहले कोई स्वर तथा विसर्ग के बाद च या छ हो, ये च है। अब आप पहले वाली चीज याद मत रखो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, विसर्ग के बाद अगर च या छ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? श व्यंजन बन जाएगा, स्वर रहित। ये देखो नीचे ही लगा हुआ है, यानी आधा श। और अगर ट और ठ हो विसर्ग के बाद, जैसे यहाँ विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग का बन जाएगा श, शलजम वाला। ट और ठ हो विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के बाद जैसे ट और ठ होंगे तो ये श बन जाएगा। और विसर्ग है ये, और विसर्ग के बाद त या थ हो तो स, ये वाला सपेरे वाला स हो जाता है। कैसे देखो, निह चल। मैंने आपको नियम क्या बताया? विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का क्या बनाना है? श। तो बनाओ, विसर्ग का क्या बनाना है? क्या बनाना है? ये आधा श बनाना है ना, ये आधा श च ल, क्या बन गया? निश्चल। अब इसमें देखो, च या छ दोनों होने पर विसर्ग का श बन जाएगा। अब विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ट या ठ आए, ये ठ आ रहा है, ठू में ठ है, ठ में ऊ की मात्रा है। ट या ठ हो तो ये वाला श बनेगा, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। कैसे? निष्ठुर। विसर्ग के बाद अगर च और छ होंगे तो क्या बनेंगे? श, निश्चल, यानी विसर्ग हट जाता है। विसर्ग की जगह च और छ होने पर ये श आ जाता है, ट और ठ होने पर षटकोण वाला श आधा आ जाता है, और ट और ठ होने पर षटकोण वाला श ही आएगा, तो धनुष टंकार, ये शब्द। उसी प्रकार मनहता, विसर्ग के बाद त और थ हो, त और थ होने पर क्या होता है? स, मनस ता। समझे आप ये वाला नियम? अब अगला नियम, बस विसर्ग के बाद च और छ हो गए तो श षड्भुजम वाला, विसर्ग के बाद ट और ठ हो तो षटकोण वाला श, और विसर्ग के बाद अगर त और थ हो तो श हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। विसर्ग के बाद श स, यानी शलजम वाला श, षटकोण वाला श या स हो विसर्ग के बाद, देखो जैसे स है ये, विसर्ग के बाद ये श है, तो इन तीनों में से कोई भी स होने के बाद विसर्ग से जो प्लस हो रहा है उसके आगे वाले शब्द में स हो तो विसर्ग का श स हो जाएगा, यानी कि जो पूरा स
है, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इसी का ये स, और अगर ये श है इसी का ये स, यानी कि इसी का आधा शब्द विसर्ग की जगह लग जाएगा। कैसे, ये देखो, तो ये देखो निसंदेह बन गया, निस विसर्ग का आधा स, निसंदेह। इसी प्रकार इसको संधि विच्छेद भी करना है। अगर निसंदेह आधा स पूरा स आ रहा है, समझ जाना कि इसका विसर्ग बनाना है, तो इसका वापस विसर्ग कैसे बनाओगे, निह और प्लस संदेह, ऐसे, ठीक है। अब अगला दुशासन, अब इसी का श आधा लगाना है, दुशासन, ठीक है, ये इसका नियम। अब नियम नंबर 3, इसके बहुत सारे नियम है, लेकिन मैं आपको कुछ नियम ही बताऊंगी, ठीक है, जो आपके काम आते हैं, आपकी पढ़ाई के साथ जुड़े हैं। नियम ये होता है कि अगर विसर्ग, जैसे प्रातः है, प्रातः शब्द है और काल लिखा हुआ है, अगर विसर्ग के बाद क या प हो तो ये जो विसर्ग है वो नहीं हटता है, इसका नया शब्द प्रातः काल ही रहता है। तो ये थे आपके कुछ नियम। इसी के साथ हम एक नियम लास्ट एक बार और देख लेते हैं। नियम नंबर 5, अगर किसी दो जिसे मिलान हो रहा है, देखो नियम नंबर 4 है, मैंने आपको बुक के पेज भेजे हैं, उसमें आप देखना। और इसके अब जैसे वयः, अब एक शब्द है वयः वृद्ध, अब इसकी मिलान करना है, तो ये नया शब्द बनेगा वयो वृद्ध। क्यों, क्योंकि यहाँ विसर्ग का क्या हो गया, ओ की मात्रा लग गई। क्यों लग गई, इसका नियम है, अगर विसर्ग से पूर्व अ हो, अ, य में अ मिला हुआ है, अ मिला हुआ है ना, य, क्योंकि ये व्यंजन नहीं है। अ, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा वर्ग का, यानी क, ख, ग, ग, अण, ऐसे च, छ, ज, 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 तो तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, इन चारों में से अगर कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के बाद, तो ये व आ रहा है, य, र, ल, व में से व, तो ये विसर्ग का क्या होगा, ओ की मात्रा हो जाएगी, यानी व के साथ जब य में ओ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, वयो वृद्ध। तो ये कुछ नियम थे। पहला मैंने नियम आपको जो बताया उसमें च, छ है तो उसको हटा के शलजम वाला श, और ट, ठ हटा के षटकोण वाला श, उसके बाद त, थ हटाकर और सपेरा वाला स, वो नियम बताया। एक नियम, सेकंड जो नियम मैंने आपको बताया उसमें बहुत इजी नियम है कि विसर्ग के बाद यदि श, स, जो तीनों श होते हैं, अगर वो आते हैं विसर्ग के बाद, तो विसर्ग को हटाकर उसी का आधा शब्द निस्संदेह आधा स लगा दें। दो नियम तो आपके विशेष हैं, ये दूसरा नियम और पहला नियम, उन दोनों को याद रखना है। ये कभी कभी शब्द पूछ लेते हैं, अतः ऐसा क्यों लिखा गया, तो इसमें लोप हो जाएगा विसर्ग का, क्योंकि ये भी स्वर आ रहा है, त में भी स्वर है, त में भी तो स्वर है ना, अ को आप छोड़ दो, अ को छोड़ो, अ तो अपने आप में ही अ आ रहा है, लेकिन त के अंदर भी अ है। जब त के अंदर भी ये नीचे विसर्ग नहीं लग रहा, सॉरी हलंत नहीं लग रहा, और अ जब इसमें स्वर है तो अ के बाद भिन्न स्वर अ, ए आ गया, तो अ और ए जब मिला तो विसर्ग का लोप हो गया। लेकिन अगर विसर्ग से पहले अ स्वर है, त में अ स्वर है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज नहीं लग रही है, यानी कि ये स्वर सही थे, त में अ मिला हुआ है, अ प्लस क जब मिलेंगे तो विसर्ग नहीं हटेगा, इसलिए प्रातः काल में से विसर्ग नहीं हटाया गया। और ये नियम मैंने बताया कि इस विसर्ग के बाद य, र, ल, व में से कुछ हो, या तीसरा, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग की जगह ओ की मात्रा लगानी है। कुछ नियम हैं, आपको संधि में याद करने पड़ेंगे। स्वर संधि के नियम भी आप भूल जाओगे अगर उनको बार बार देखोगे नहीं, तो जो मैंने वीडियो बनाया उनको ढंग से देखना। तो ये थे अपने संधि। अब इसके बाद हम इसके जो अगले प्रश्न हैं, गृह कार्य है, वो देखते हैं और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। गृह कार्य इस प्रकार है, विसर्ग संधि के कोई दो नियम लिखने हैं। मैंने आपको 4-5 नियम बताया, इसमें से दो नियम लिखना, और पहला और दूसरा लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, हमेशा काम आता है, बाकी चीजें भी काम आती है, ज्यादातर वही काम आता है। तो कोई दो नियम उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। पहला क, ख, छोटा ग, अणमण खाली और च,
ठीक है, तो ये अभ्यास प्रश्न है वो आपको मैं समझा दूंगी और ये प्रश्न उत्तर करने हैं। संधि के उपभेद का मैंने आपके लिए पूरा टीचिंग एड बनाया। ये देखो दीर्घ संधि एक साथ परिभाषा है, उसके सारे कौन से स्वर मिलेंगे, ऊ तक मिलेगा, आ से ऊ तक, ये देखो इसके उदाहरण लिखे हैं। इसके बाद आपकी आएगी गुण संधि, अ और आ में ई मिल रहा है तो ये बन रहा है, ऊ मिल रहा है तो वो बन रहा है, री मिल रहा है तो अर बन रहा है। तो ये आप इसमें से आप चेक करके अपनी संधि को और स्पष्ट आप समझ सकते हो। ये देखो ये पूरा, ठीक है। एक बार वापस बताती हूँ, आप आराम से इसको देख सकते हो।